सो हेलो गाइज, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाई बॉय कॉन्गमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 साल पहले का चीन दोस्तों कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं थी। वहाँ 3 बड़े बड़े राज्य थे और भाई ये राज्य आपस में सुपरमेसी यानी सत्ता के लिए लगातार लड़ रहे थे। लूबे का सू राज्य, काओ काओ का वे राज्य और सन कन का वो राज्य। सोचो पूरा देश 3 हिस्सों में बटा हुआ, हर तरफ युद्ध, रणनीति और सत्ता की होड़। यही 3 किंगडम स्पिरिट कहलाता है और इस समय के कई वीर योद्धा और दिमागदार रणनीतिकार आज भी हमारे इतिहास में जिंदा है। अब साल 234 में सू राज्य के सबसे बड़ा तारा महान स्ट्रेटेजिस्ट जू लियांग कॉन्गमिंग बीमार पड़ गए। भाई ये आदमी जो अनगिनत साथियों को खो चुका था, दुश्मनों को हराया था, अब खुद समझ रहा था कि उसकी सांसें कम होती जा रही है। उसने मरने से पहले कहा, मैंने कई साथियों को खोया है, अनगिनत दुश्मनों को हराया है, लेकिन अब मेरी सांसें कम है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसी दुनिया होगी जहाँ इंसान का जीवन केवल युद्ध पर ना घूमे, जहाँ शांति हो और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है भाई वो किसी अजीब और अनजाने जगह पर है। उसके कपड़े पुराने जमाने के हैं लेकिन चारों तरफ मॉडर्न सिटी की चमक, रोशनी और हाईटेक गैजेट्स हैं। कॉन्गमिंग सोचता है ये शायद हेल के पनिशमेंट है, लेकिन भाई असल में वो मॉडर्न टोक्यो में है। युवा शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। अब कॉन्गमिंग अपने चारों तरफ देखता है, नियॉन लाइट्स, डीजे म्यूजिक, क्राउडेड नाइट क्लब्स, सब कुछ उसके लिए नया और अजीब रहता है। कॉमेडी यहाँ स्टार्ट होती है। सोचो वो आदमी जिसने जीवन में परफेक्ट कंट्रोल और स्ट्रेटेजी के साथ आर्मी चलाई थी, अब मॉडर्न चेयर्स में क्राउड ऑब्जर्व कर रहा है। तभी उसे कुछ लोग देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो सच में कॉन्गमिंग जैसे लग रहा है। कॉन्गमिंग मुस्कुराता है, हाँ मैं ही हूँ कॉन्गमिंग। लोग एक्साइटेड होते हैं और ड्रिंक पिला देते हैं। पीते ही उसे गला जलता है। वो सोचता है ये कोई हेल के पनिशमेंट है, तो भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गया अपने नेक्स्ट पनिशमेंट की तरफ। सोचो लेजेंडरी स्ट्रेटेजिस्ट जिसे बैटलफील्ड और लॉजिक्स की आदत है, अब डीजे म्यूजिक, नियॉन लाइट्स और क्राउड के बीच कंफ्यूज्ड है। तभी उसके कानों में गूंजती एको की आवाज। स्टेज पर वो गा रही होती है और उसकी आवाज में जो पावर और इमोशन है वो कॉन्गमिंग का दिल हिला देती है। क्या हेल में ऐसे गाने भी होते हैं? लेकिन एको खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसका सॉन्ग कोई नहीं सुन रहा है और शायद टैलेंट भी नहीं है। तब कॉन्गमिंग आता है और उसकी तारीफ करता है, मैंने ऐसा सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना। एको को ये सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि कोई तो है जो उसके सॉन्ग की कदर करता है। अगली सुबह एको अपने काम से घर जा रही होती है। तभी उसे मिलता है कॉन्गमिंग जो नशे में पड़ा है। एको उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। भाई सोचो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट अब टोटली हेल्पलेस है। एको उसे अपने घर लेके चल जाती है। जब कॉन्गमिंग होश में आता है वो एको से पूछता है, तुम ही हो ना वो लड़की जो घर हेल में गाना गा रही थी? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? एको इरिटेट होकर कहती है, क्या तुम मुझे सॉन्ग स्ट्रेस ऑफ हेल कहना बंद नहीं करोगे? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नहीं तो ठंड से मर जाते। कॉन्गमिंग बोलता है, पर मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ और हेल में पहुंच गया। एको शांत रहती और कहती, ये कोई हेल नहीं है। कॉन्गमिंग चारों तरफ देखता है और अचानक उसके सामने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, मिरर्स, गिटार्स, कीबोर्ड्स, लाइट्स, बल्ब्स, फ्रिज सब कुछ होते हैं। उसके दिमाग में वही रिएक्शन होता, ये क्या है भाई, ये सब कैसे काम करता है? उसने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जैसे बच्चा पहली बार मेला में गया हो वैसे ही वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तभी उसकी नजर एक शाइनिंग मिरर पर पड़ती है। वो झांकता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है। वो देखता है खुद को युवा रूप में, योंग जूंग कॉन्गमिंग। मैं बूढ़ा था, मर भी चुका था, तो फिर ये जवान रूप कैसे? धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है, क्या मैं रीइंकार्नेट हो गया हूँ? क्या मुझे किसी नई दुनिया में जन्म मिला है? अब कॉन्गमिंग समझता है कि ये हेल नहीं बल्कि मॉडर्न टोक्यो की दुनिया है। एको को प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एको कैजुअली पूछती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम जा सकते हो। कॉन्गमिंग हल्की से मुस्कान देता है। एको थोड़ा डाउट में पड़ जाती है, कहीं ये आदमी मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहा है? फिर कॉन्गमिंग कामली और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूँ जूक कॉन्गमिंग। एको शॉक, ठीक है जूक कॉन्गमिंग, सीरियसली? एको प्रैक्टिकली सवाल करती है, तुम्हारे पास स्मार्टफोन या वॉलेट नहीं है, घर कैसे जाओगे? कॉन्गमिंग क्लूलेस कहता है, स्मार्टफोन वो क्या होता है? एको उसे दिखाती है, एप्स, टच गेस्टर्स, स्क्रीन। कॉन्गमिंग लिटरली दंग रह जाता है, ये तो जादू स्क्रॉल है, इसमें लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो हर चीज ऑब्जर्व करता है, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, बग्स, जैसे कोई स्कॉलर रेयर आर्टिफैक्ट स्टडी कर रहा हो। एको इरिटेट हो जाती है, भाई हर चीज सिखाने का टाइम नहीं है। लेकिन कॉन्गमिंग कामली कहता है, टैलेंट वो नहीं जो लेकर पैदा होता है, असली टैलेंट वो है जो मेहनत से सीखता है। एको पूछती है, अगर तुम सच में कॉन्गमिंग हो तो जापानीज कैसे बोल रहे हो? कॉन्गमिंग कहता है, वो उसे भी नहीं पता और कहता, शायद किसी खास वजह से मुझे इस नए युग में भेजा गया है। एको साइलेंटली सोचती है, ये बंदा थोड़ा ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। एको के जाने के बाद कॉन्गमिंग स्मार्टफोन से विकिपीडिया जैसे साइट पर पहुंचता है। पढ़ते ही फ्लैशबैक्स, येलो टर्बन रेविलियन, बैटल ऑफ गेंडो, सू का अंत, नवंबर 263 सीई। नवंबर 263 सीई, वही दिन जब सू का अंत हुआ था। चेहरा उदासी में डूब जाता है। एको कॉन्गमिंग को देख लेती है
जो उदास में रहता है तो एको सॉफ्टली गाना गाती है। उसके आवाज में वार्म और सिंसियरिटी होती है। कॉन्गमिंग फील करता है शायद मुझे इस नई दुनिया में कुछ पर्पस के लिए भेजा गया है। एको के गाने से कॉन्गमिंग इमोशनल हो जाता है और पुराने कॉमरेड्स की याद आती है। हम एक ऐसे दुनिया बनाएंगे जहाँ कोई लड़ाई ना हो, बस शांति हो। एको का गाना खत्म होता है। कॉन्गमिंग कहता है तुम्हारी आवाज कमाल की है, तुमने मेरे दिल को छू लिया। एको ब्लश हो जाती है। अभी मैं एमेटर हूँ, कोई बड़ी सिंगर नहीं। कॉन्गमिंग गंभीरता से कहता है लेकिन कल रात जो गाना सुना वो नॉइजी था। एको बताती है सॉन्ग्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, EDM, हिप हॉप, ट्रांस, हर वाइब की अलग होती है। कॉन्गमिंग इंटरनली सोचता है संगीत के इतने प्रकार, ये तो किसी नई स्ट्रेटेजी के रूल्स जैसे हैं। अगर ये दुनिया ऐसे चलती है तो मुझे भी इस बैटलफील्ड के रूल सीखने होंगे। उसके दिमाग में वही एनालिटिकल माइंडसेट चल रहा है जैसे बैटलफील्ड में हर बीट, रिदम और एनर्जी को मेजर कर रहा है। तभी वो एको की तरफ मुड़कर बोलता है क्या तुम मुझे कोई काम दिला सकती हो? एको थोड़ा हेसिटेट होती है। काम? तुम इस हालत में, ना स्मार्टफोन, ना वॉलेट, ना एड्रेस, तुम काम कैसे करोगे? लेकिन कॉन्गमिंग की काम और कॉन्फिडेंट वाइफ उसे इंस्पायर करती है। एको इंटरव्यू सोचती है चलो एक ट्राई देकर देखती हूँ। एको कॉन्गमिंग को अपने काम की जगह ले जाती है, एक मॉडर्न टोक्यो बार क्लब। शाम का समय, हल्की रोशनी, बैकग्राउंड में म्यूजिक और क्राउड की वाइब। वहीं मिलते हैं कोबयाशी से, बार का मैनेजर, प्रैक्टिकल थोड़ा रफ लेकिन दिल से अच्छा इंसान। कॉन्गमिंग कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करता है मैं हूँ ज्यू कॉन्गमिंग। कोबयाशी गुस्से में ज्यू कॉन्गमिंग सीरियसली मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन क्यूरियोसिटी से पूछता है अगर तुम सच में ज्यू कॉन्गमिंग हो तो बता तुमने मासू को स्ट्रेटेजी पॉइंट डिफेंड करने की जिम्मेदारी क्यों दी थी? वो तुम्हारा फेवरेट अप्रेंटिस था लेकिन हार हुई, फिर भी भरोसा क्यों? एको सॉफ्ट ये क्या पूछ लिया? कॉन्गमिंग का टैक्टिशियन वाला जवाब। कॉन्गमिंग आइज बंद करता है और बिल्कुल मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्टाइल में जवाब देता है उस समय मेरे पास कैपेबल लोगों की कमी थी, कुछ अपोज करते थे, लेकिन अगर नए टैलेंट को मौका ना दो सक्सेसर्स कैसे बनेंगे? मासू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन प्लान में गलती हुई, हार हुई। फिर थोड़ा भाव होकर कहता है मासू टैलेंटेड था लेकिन डिसिप्लिन के लिए उसे सजा देनी पड़ी। लीडरशिप में जस्टिस पहले आता है, भावना बाद में। कोबयाशी सॉफ्ट ये तो रियल ज्यू कॉन्गमिंग है भाई, ये तो वही बात है जो रियल ज्यू कॉन्गमिंग ने कही थी। कुछ कदम पीछे हटता है फिर जोर से हंसता है हा, आज तक किसी से ऐसे डिस्कस नहीं किया, मजा आ गया। फिर कैजुअली पूछता है तो मिस्टर स्ट्रेटेजिस्ट क्या तुम मेरे बार में काम करना चाहोगे? कॉन्गमिंग मुस्कुराता है और शांत स्वर में कहता है बिल्कुल। सामने क्राउड आने लगता है, म्यूजिक, लाइट्स और कस्टमर्स की एनर्जी ऑब्जर्व करता है। कॉन्गमिंग इंटरनली कैलकुलेट करता है क्राउड की बॉडी लैंग्वेज। म्यूजिक टेम्पो 100 BPM, हेलो नाइट 130 to 160 BPM। बैटलफील्ड में भी टेम्पो और माहौल का ध्यान रखना पड़ता था। यहाँ भी लोग एनर्जी को म्यूजिक से रेगुलेट करते हैं। कस्टमर्स क्राउड में बढ़ते हैं। एको स्टेज पर जाती है, स्टेज छोटा, कॉर्नर स्टाइल। जैसे ही एको गाती है माहौल चेंज होता। कॉन्गमिंग ऑब्जर्व करता है ये लड़की, इसकी आवाज में वो शक्ति है जो सेनाओं के दिल में जोश भर देती थी। जैसे मैं स्ट्रेटेजी से इंस्पायर करता था वैसे ही अपनी आवाज से करती है। उसका चेहरा चमक उठता है जैसे किसी जनरल को बैटलफील्ड में रेयर जेम मिल गया हो। परफॉर्मेंस के बाद एको बैकस्टेज जाती है, थोड़ी अनहैप्पी होती है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शायद मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ। तभी कॉन्गमिंग सॉफ्टली, काम और सिंसियर आवाज में कहता है 3 बार मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है और तीनों बार मेरा दिल हिल गया। तुम्हारी आवाज में ताकत है जो लोगों के दिलों को छू सकती है, बस खुद पर यकीन करना होगा। एको इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी सिंसियरिटी और टैलेंट इतनी गहराई से अप्रिशिएट की। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि कैसे कॉन्गमिंग ने एको को उसकी टैलेंट की कदर करता है और उसको वादा करता है कि वो उसको सिंगर बनने की जर्नी में साथ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एको सुबह मॉर्निंग में जॉग करने चल जाती है और रिवर के सामने थोड़ी अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है। फिर वो सोचती है कॉन्गमिंग की उस लाइन को जो उसने एको को पिछले रात कहा था कि वो एको का पर्सनल टैक्टिशियन बनेगा और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा। कॉन्गमिंग कहता है कि वो एको को सिंगर बनने के लिए मॉडर्न टूल्स और पुराने टैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल करेगा। इस सब ने एको को यह महसूस कराया कि अब उसके पास कोई ऐसा साथी है जो उसकी सफलता के पीछे पूरी तरह से कमिटेड है। ये सब सुनकर एको याद करती है कि फिलहाल के लिए अभी उसका ड्रीम क्या है। तभी अचानक से वो देखती है कि उसका फोन में बस 208 फॉलोअर्स है। यह देख के वो खुश नहीं होती क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, आवर्स प्रैक्टिस की है और स्टेज पर भी कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन यह नंबर उसे काफी कम लगता है। उसके मन में एक तरह का प्रेशर और डाउट उठता है। वो सोचती है कि इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम ऑडियंस, कौन मेरी आवाज सुन रहा है? क्या मेरी सिंगिंग वाकई में खराब है? एको सोचती अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बड़े स्टेज में कैसे परफॉर्म करेगी, जैसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल वॉइस रैंड में 200 फॉलोअर्स को लेके। तो वो सोचती उसे गिव अप नहीं करना चाहिए अपने ड्रीम्स के लिए। वो पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर आगे और बढ़ जाती है। उसके बाद कोबयाशी सीधे कॉन्गमिंग से पूछता है क्या आप सच में एको का मैनेजर बनना चाहते हैं? ये सवाल सिर्फ फॉर्मल नहीं है,
बल्कि उसके अंदर थोड़ी डाउट और क्यूरियोसिटी भी है। को ऐसे सोचता है कि क्या कोई ऐसा आउटसाइडर जो इतिहास से आया हो और मॉडर्न म्यूजिक इंडस्ट्री को शायद पूरी तरह से नहीं समझता, सच में एको करियर मैनेज कर सकता है। लेकिन कोबयाशी के अगले लाइन में थोड़ा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टोन आता है। वो कहता है, पर आपको पता है इको आपको पैसा नहीं दे पाएगी। ये लाइन बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस एंड पर्सपेक्टिव से आई हुई है। म्यूजिक इंडस्ट्री में हर मैनेजर या एडवाइजर को इवेंट मिलना जरूरी होता है, लेकिन कोबयाशी जानता है कि कॉन्गबिन ने कभी भी मनी के लिए काम नहीं किया और इको अभी इतना एस्टेब्लिश सिंगर नहीं है कि वो फाइनेंशियली पे कर सके। अब इस मोमेंट से सीन थोड़ा फनी और सीरियस दोनों हो जाता है। कोबयाशी बेसिकली टेस्ट कर रहा है कॉन्गबिन को कि क्या वो प्योरली पैशन और डेडिकेशन के लिए इको को सपोर्ट करेगा या नहीं। ये भी देख रहा है कि क्या कॉन्गबिन प्रैक्टिकली रियलिटी को समझ पाएगा या नहीं। और कॉन्गबिन का रिएक्शन टाइपिकल जीनियस टैक्टिशियन का स्टाइल होता है। वो कैजुअली और कॉन्फिडेंटली कहता है कि पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है, असली चीज ये है कि मैं इको को टैलेंट और सक्सेस के लिए अपने स्किल्स यूज करूँ। ये लाइन क्लियरली दिखाता है कि कॉन्गबिन की प्रायोरिटी सिर्फ मिशन और स्ट्रेटेजी है, जिसे पुराने टाइम में वो बैटलफील्ड में करता था। मनी उनके लिए कभी मेन फोकस नहीं रहा। फिर कोबयाशी कॉन्गबिन को 2 टिकट्स देता है। ये टिकट्स एक म्यूजिक इवेंट में लाइव परफॉर्मेंस के लिए होती है, जहाँ इको परफॉर्म करने वाली होती है। कोबयाशी का इंटेंशन ये होता है कि कॉन्गबिन को इवेंट का एक्सपीरियंस देखने के लिए, ताकि वो क्राउड, स्टेज सेटअप और परफॉर्मेंस डायनामिक्स को समझ सके, ताकि कॉन्गबिन ऑब्वियसली इको के लिए स्ट्रेटेजीज बना सके। बातों बातों में कोबयाशी कॉन्गबिन को स्टोन सेंटिनल मेज के बारे में पूछता है। अरे वो स्टोन सेंटिनल मेज वाली चीज क्या है आखिर? मतलब तू बार बार कुछ जाल या मेज की बात कर रहा है, असली में वो क्या है भाई? अब यहाँ कॉन्गबिन का रिएक्शन क्लासिकल टैक्टिशियन वाला होता है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और कामली समझाने वाले अंदाज में बोलता है, स्टोन सेंटिनल मेज एक टैक्टिकल ट्रैप होता है, पुराने जमाने में बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें दुश्मन को एक ऐसा कंफ्यूजिंग रास्ते में फंसा दिया जाता था जहाँ हर तरफ पत्थरों के फॉर्मेशन और गलियारे होते थे। अगर कोई अंदर गया तो उसे रास्ता समझ में नहीं आता था और वो वहीं उलझ जाते थे। कॉन्गबिन बताता है कि उसने अपने जमाने में ऐसा फॉर्मेशन बनाकर दुश्मनों को कंफ्यूज किया था। स्टोन सेंटिनल में ऐसा जाल होता है जहाँ स्ट्रेटेजी, पोजीशन और साइकोलॉजी तीनों एक साथ काम करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्गबिन चल देता है इको के साथ आज के नाइट इवेंट के लिए। वो देखता है कि इस इवेंट में मिया हिरोमोतो परफॉर्म करने वाली है, जिसके 100,000 फॉलोअर्स है। ये देख के वे लोग इवेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं और मिया का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। इको ये देख के पूरी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कॉन्गबिन मिया के परफॉर्मेंस को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है। वो ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से लोगों को उसका गाना इतना पसंद आ रहा है। फिर भी कॉन्गबिन को मिया का गाना उतना अच्छा नहीं लगता जितना उसे इको का लगता था। फिर मिया का इवेंट खत्म होने के बाद इको पूरी तरह से मिया की तारीफ करती है, तो कॉन्गबिन इको को मिया से मिलने के लिए लेके जाती है। वहाँ पर कॉन्गबिन और इको मिया से मिलते हैं और कहते हैं वो उसके बहुत बड़े फैन है। इको बताती है कि वो भी सिंगर है, लेकिन फिलहाल के लिए एमेच्योर है। मिया ये सुनकर पहले थोड़ा सरप्राइज होती है। वो इको को एक बार ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे एक प्रो सिंगर किसी न्यूबी को इवैल्यूएट करती है। लेकिन इको की आंखों में जो कॉन्फिडेंस और पैशन की हल्की सी चमक होती है, वो मिया को इंस्टेंटली फील होती है। मिया के दिमाग में शायद यही आता है कि इस लड़के में कुछ बात है, अभी एमेच्योर है लेकिन अंदर एक सिंगर की फायर दिख रही है। फिर मिया एकदम कैजुअली लेकिन बड़े दिल से कहती है, अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करो। बस यहीं पे सीन का वाइब बदल जाता है। इको की आंखें हैरानी और एक्साइटमेंट से खुल जाती है। वो सोचती है, क्या मैं मिया के साथ स्टेज पर? उसके लिए ये ऑफर किस सपने जैसा होता है। सोचो, एक अमेच्योर सिंगर को अचानक एक प्रो सिंगर स्टेज पर साथ में परफॉर्म करने का मौका दे दे, ये कितनी बड़ी बात होती है। इको के मन में इमोशंस का पूरा तूफान चल रहा होता है, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, डिसबिलीफ, खुशी, सब एक साथ। फिर कुछ देर बाद इको के फोन में मिया का SMS आता है उसके परफॉर्मेंस का शेड्यूल के लेके। तो वो कोबयाशी को दिखाता है। कोबयाशी शेड्यूल लेता है, एक नजर डालता है, फिर ध्यान से टाइमिंग कॉलिंग पर नजर टिकाता है और फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होने लगता है। वो 2 बार चेक करता है, एक बार इको का नाम फिर एक बार मिया का नाम, और तभी उसे एहसास होता है कि इको और मिया दोनों का स्टेज परफॉर्मेंस टाइमिंग एक ही स्लॉट में रखा गया है। मतलब इको को एक साइड वाले फ्लोर पर परफॉर्म करना है और उसी एग्जैक्ट टाइमिंग पर मिया मेन स्टेज पर परफॉर्म करेगी। अब सोचो, मिया इवेंट के हेडलाइन सिंगर है, मतलब ऑडियंस के फेवरेट सुपर पॉपुलर आर्टिस्ट जिसके हजारों फॉलोअर्स है, और जो स्टेज पर आते ही पूरा क्राउड अपने तरफ खींच लेती है। इसका मतलब मिया ने इको का यूज किया। ये देखकर इको पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। कॉन्गबिन जो अब तक चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था, वो इस पूरे सिचुएशन को अब एक रणभूमि बैटलफील्ड की तरह एनालाइज कर चुका होता है। उसकी आंखों में स्ट्रेटेजी वाली चमक दिखाई देती है। वो धीरे से इको की तरफ देखता है, पर एकदम शांत और कॉन्फिडेंट लहजे में कहता है, इको बस तुम मुझे अपना कमांड दो। इको पहले थोड़ा हिचकिचाती है। वो सोचती है, कमांड मतलब मुझे क्या कहना चाहिए। वो गहरी सांस लेती है, फिर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कॉन्गबिन की आंखों को देखकर कहती है, मुझे आज के मेरे डिबेट परफॉर्मेंस के लिए एक फुल क्राउड चाहिए। यस, ये वही कमांड है जो
पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। कॉन्गमिंग ये सुनते ही एक हल्की से कॉन्फिडेंट मुस्कान देता है, जैसे कोई यूथ का मास्टर बोले बस यही तो सुनना चाहता था। उसके बाद कॉन्गमिंग मिया के इंस्टा अकाउंट को देखते रहता है। वो हर एक पोस्ट को, हर एक डिटेल को एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह एनालाइज कर रहा होता है, जैसे कोई युद्ध से पहले दुश्मनों की सारी कमजोरी और ताकतें माप रहा हो। फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पर इको अपने डेब्यू स्टेज परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस रहती है क्योंकि एक ही शेड्यूल में उसका परफॉर्मेंस में कोई देखने नहीं आने वाला था। तो कोबयाशी मिया के परफॉर्मेंस को देखता कि उसके क्राउड फुल पैक्ड है, लेकिन इको के बस एक दो जन ही आया रहता है। ये देखकर वो सोचता है अब कॉन्गमिंग कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएगा। तब कोबयाशी देखता है कि कॉन्गमिंग लिकर के जरिए भीड़ को इकट्ठा कर रहा होता है। ये देखकर कोबयाशी को बहुत गुस्सा आता, तो वापस से इको के परफॉर्मेंस देखने जाता। स्टेज के सामने की भीड़ बढ़ चुकी होती है। फिर कॉन्गमिंग आके कोबयाशी को अपना स्ट्रेटेजी समझाता है। वो कहता है मैंने यहाँ के फ्लोर प्लान को ध्यान स्टडी किया था। एंट्रेंस, रेस्टरूम और स्टाफ एरिया के बीच में मैंने क्राउड के पाथ इंटेंशनली कंफ्यूज कर दिया है, लाइट्स को फ्लिकर करा के, स्मोक यूज करके और दो आदमियों को आइडेंटिकल कपड़ों में घुमाकर। इसलिए लोगों को लगा कि वे रेस्टरूम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असली में वो धीरे धीरे एक सर्कुलर पाथ में घुसते चले गए, जैसे किसी मेज में। कोबयाशी चौंक कर कहता है ये तो स्टोन सेंटेजल में जैसा है। कॉन्गमिंग अपना सिर हिलाते हुए हंसता है। बिल्कुल, थ्री किंगडम्स के समय में मैंने इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके दुश्मनों को फोर्स को कंफ्यूज कर दिया था। आज मैंने वही टेक्निक को मॉडर्न क्लब के एनवायरनमेंट में अप्लाई की। ये सुनकर कोबयाशी शौक में पड़ जाता। वो मन ही मन सोचता है ये सच में कॉन्गमिंग है। इसके बाद मिया पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है, कैसे उसका परफॉर्मेंस में इतना क्राउड कम है। इको के परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सब लोग इको को इंस्टा फॉलो करते हैं और 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं। ये देखकर इको पूरी तरह शॉक में हो जाती है, पर मन में खुश भी होती है और थैंक यू बोलती है इसके लिए कॉन्गमिंग को।